बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ते हो लाइक वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, जो भी आप नाम सुनते हो, जिसमें भी आप कोई भी क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हमारे पास दो वर्ड आ गए। कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी? दो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर को हम डायरेक्ट सिंपल नोटेशन से यूज करते हैं। वेक्टर्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स को एफ से दिखाते हैं, वेलोसिटी को वी से, स्पीड को, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर या एरो लगा हुआ हो या फिर उसको बोल्ड लेटर में, जो तुम्हारी बुक होती है उसमें जनरली एरो की जगह हम क्या करते हैं, उसको लेटर को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। वो भी किसको दिखाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर्स। ओनली मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सिंगल नंबर विद यूनिट। जैसे आपके पास हम बात करें स्पीड है तो हम बोलेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। मास है हम बोलेंगे 30 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। सिर्फ नंबर है और उसकी यूनिट है, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है कि किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी होती है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्केलर। क्या आपको बताया जाता मास की डायरेक्शन कभी? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। टाइम एट विच एनी इवेंट इज अकरिंग, कोई भी टाइम, वो भी क्या है? स्केलर। अब हम रूल, अर्थमेटिक रूल लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर सेम एज फॉर द ऑर्डिनरी नंबर। जो भी आप अपने मैथ में कैलकुलेशन करते हो, वह सारे नंबर पे जो रूल लगते हैं, सिंपल अर्थमेटिक रूल, सिंपल ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड के, वही सारे स्केलर क्वांटिटी पे भी लगते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड, किसी की भी डायरेक्शन भी उसके साथ अगर अटैच है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा हमारे पास, उसकी साथ में डायरेक्शन भी होगी, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। उसमें क्या होता है? नंबर प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, यानी कि नंबर तो होगा ही होगा, उसकी यूनिट भी होगी। नंबर किसको दिखाता है? उसके मैग्नीट्यूड को। यूनिट होगी और उसके साथ अगर डायरेक्शन को भी अटैच कर दिया जाए तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थमेटिक रूल आर डिफरेंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलग होते हैं रूल। इसमें कौन से रूल अप्लाई करते हैं? इसके दो फेमस रूल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन से रूल अप्लाई करते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन के अलग रूल नहीं होते, एडिशन वाले रूल से ही सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ क्या हो जाती है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो कौन से रूल है फेमस रूल? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आगे देखते हैं बेटा इनकी डिटेल। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीरो और नल वेक्टर। जैसा कि नाम से पता चला, जीरो और नल का मतलब क्या है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? जीरो। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन हो, तो वो जीरो वेक्टर हो जाता। अब हमें जीरो वेक्टर कहाँ से मिलता है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? जीरो वेक्टर आएगा, ना कि जीरो। ठीक है, देखते हैं हम कैसे। मैंने मान लिया मेरे पास कोई भी फोर्स गिवन था, अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर फोर्स को जीरो से, फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 25 न्यूटन, 200 न्यूटन, 2000 न्यूटन, कुछ भी हो सकती है। तो आंसर तो हमेशा कितना आएगा? जीरो न्यूटन आएगा। तो वो जीरो सिंपल जीरो ना हो कि जीरो वेक्टर होगा। यही गलती हम बहुत बार करते हैं कि जीरो को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो नहीं मिलती, जीरो वेक्टर मिलती। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है नेगेटिव है तो उसके आगे सिंबल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर दे रखा और उसी की अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे ए वेक्टर गिवन था मेरे पास, इधर जा रहा था ए माइनस ए इधर, तो ए मैग्नीट्यूड तो दोनों का ए सेम हो गया लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो ये कैसे होगी, नेगेटिव वेक्टर। सिमिलरली देख सकते हैं बी, अगर बी है इसका माइनस बी है, यानी कि अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ही होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो आगे माइनस का सिंबल आ गया, कैसा वेक्टर हो गया मेरे पास, नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर। नाम से ही आपको सबके वेक्टर की टाइप पता चल जाएगी। इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम होगी। कोई भी दो वेक्टर, मान लिया एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन देखो सेम दे रखी है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल। आपको जो ये एरो बताया था कि एरो किसको डिनोट करता है, वेक्टर को, तो जो ये एरो का सिंबल है, आगे वाली कैप है, ये उसकी डायरेक्शन को दिखाती है और ये पीछे वाली जो टेल है ये किसको दिखाती है, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि टेल मैग्नीट्यूड दिखाती है और ये कैप डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर नाम से ही आप सभी का पता चल जाएगा, इसमें कोप्लेनर है यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, तो वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है बेटा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, वेक्टर्स लाई अलोंग द सेम लाइन। जितने भी मेरे पास वेक्टर होंगे एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे, सेम लाइन में, वो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे वेक्टर कैसे होंगे, को इनिशियल। मान लिया मेरे पास ये पॉइंट है, देखो ए बी सी, सबकी डायरेक्शन अलग है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ए बी सी मेरे पास यहाँ पे कैसे होंगे, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैप से भी दिखाते हैं, टोपी किसी को भी पहना दो वो कैसा वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसमें जब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा बेटा आपके पास, यही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो और बट है जी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑलवेज, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो वह कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, यूनिटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। जिससे मेरे पास आर कैप है, किसी के ऊपर भी कैप है, वो यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर उसी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो मेरे पास हमेशा ही क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। यानी कि सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा, तो वो सिर्फ उसकी क्या बचेगी, डायरेक्शन। तो हम दिखा सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर, सिंपल आर लिखें या फिर वेक्टर के बाहर मोड लगा दें तो किसको दिखाता है, उसके मैग्नीट्यूड को। सेम हम सिमिलरली ए के लिए निकाल सकते हैं। कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे लिखा है तो वेक्टर को दिखाती है, और अगर मैंने सिंपल ए लिख दिया या फिर उसके बाहर क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। उसके ऊपर कैप लगा दी तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरीके से मेरे पास तीन डायरेक्शन होती हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। एक्स वाई जेड प्लेन आप सभी पढ़ चुके हैं पहले। एक्स डायरेक्शन के लिए हमेशा आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। ऐसी एरिया वेक्टर होता है आपके पास, उसके लिए एन कैप आता है, स्मॉल एन, उसके ऊपर कैप, ठीक है। आप जैसे जैसे सिलेबस में आगे आएगा बहुत सारे वेक्टर और भी पढ़ेंगे। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे पास, वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर हम बोले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्लियर देखना या दो से दो भागों में डिवाइड करना। रेक्टेंगुलर का मतलब भी क्या होता है, उसे डिवाइड करना, ठीक है।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए बोल देते हैं, एक रेक्टेंगल को देखे थे, एक एक्स डायरेक्शन में चला जाता है, दूसरा वाई डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड करना। तो डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर। जो कंपोनेंट आएंगे वो हो जाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लिया मेरे पास वेक्टर ए गिवन था, इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू कोई भी स्केलर नंबर हो सकते हैं, 1 to 100, 1 to 1000, समथिंग, एनीथिंग। ठीक है, वेक्टर है के ऊपर, बी के ऊपर भी, यानी 2 वेक्टर है। मैं लिखूँ लैम्डा ए म्यू बी, इन दोनों को ऐड करूँगी, वेक्टर ए। हम ट्रायंगल लॉ से में पढ़ लेंगे कि 2 वेक्टर को ऐड करते तो रिजल्टेंट वेक्टर ये मिल जाता है। ठीक है, अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी पढ़ेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास यही है ए वेक्टर, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। मैं लिख सकती हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2। ठीक है, A1 प्लस A2, इसी को मैं लिख सकती हूँ AX आई कैप प्लस AY जे कैप। अब देखो 2 डायरेक्शन होगी आई कैप, अभी आपको बताया था एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सी यूज करते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए कौन सी यूज करते हैं जे कैप। डायग्राम से समझते हैं बेटा। ये मेरे पास 3 जनरल डायरेक्शन होती हैं, कोई भी जब मैं प्लेन या स्पेस बनाती हूँ। तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, वाई जेड। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्स वाई जेड आप रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर बुक में ऐसे लिखा होता है एक्स वाई जेड, लेकिन अगर आप उल्टा भी लिख दोगे, इसको एक्स लिख दोगे, इसको जेड लिख दोगे, इसको वाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी एक्स डायरेक्शन है, एक्स की डायरेक्शन में मेरा आई कैप आ गया, वाई की डायरेक्शन में जे कैप आ गया, और जेड की डायरेक्शन में के कैप आ गया। ये सिंपल नोटेशन है। ठीक है, अब वेक्टर ए को पढ़ना था हमें, तो ए को डिवाइड किया था 2 में, ए एक्स में और ए वाई में। तो ए एक्स को आई की साइड यानी कि एक्स डायरेक्शन में लेंगे, ए वाई वाई की साइड यानी जे कैप वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो ये देखो मेरा एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें ये वेक्टर ए गिवन है। अब जितना इसको इधर डॉटेड कर देंगे, इधर डॉटेड कर देंगे। एक्स की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए एक्स। डायरेक्शन की क्या है, क्या लिख दिया मैंने, आई कैप। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन कंप्लीट। ये क्या हो गया, A1 वेक्टर। ठीक है, A1 और A2 नाम दिया ना हमने, कोई भी नाम दे सकते थे हम, स्मॉल ए स्मॉल बी भी दे देते वो भी चलता। अब वाई की डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है, ये क्या हो गया, ए वाई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए आ गया जे कैप। ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए ही पढ़ाया जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब ऐसे देखो तो ये रेक्टेंगल नहीं बन रही आपकी। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम देखो बेटा, वेक्टर ए है, वैसे तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते अगर ऐसे ही यहीं से गिवन है। ये मेरा क्या होता है, ओ ओरिजिन से यहाँ तक। ठीक है, इसको हम मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इनके कंपोनेंट की हेल्प से निकालेंगे। अभी आगे आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया एंगल कितना बना रहा है, थीटा। मैं हो सकता था ऊपर वाला एंगल लिख देती थीटा, कोई भी एंगल हम ले सकते थीटा। हमने सपोज कर लिया नीचे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मेरा ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा। ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। अब हमें जो बात याद रखनी है वो है कौन सा हम कोस थीटा लेते हैं कंपोनेंट, कौन सा हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट साइन थीटा लेते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा क्या याद रखना है, अलोंग थीटा। जो थीटा के साथ अटैच होगा वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। नॉर्मल टू थीटा या फिर 90 डिग्री टू थीटा कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या फिर हम बोले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो थीटा के साथ अटैच था, कौन सा था, ए एक्स वाला। तो ए एक्स यहाँ पे क्या होगा, ए कोस थीटा। ये 90 डिग्री पे है, ये क्या हो जाएगा, ए वाई ए साइन थीटा। आपको बस एक ही बात याद रखनी, जो थीटा के साथ है वो कोस थीटा है, जो थीटा के साथ नहीं है वो साइन थीटा। अगर मैं ये ऊपर वाले को थीटा लिख देती और यहाँ से थीटा हटा देती तो फिर मेरा ए वाई बन जाता ए कोस थीटा और ए एक्स बन जाता ये साइन थीटा। ज़्यादातर बुक में यही नोटेशन होती है आपके, 90% न्यूमेरिकल में ऐसे ही होगा। किसी किसी में यहाँ थीटा गिवन होगा तो फिर हमें ध्यान रखना है जिसके साथ थीटा है। ऐसा नहीं करना कि एक्स डायरेक्शन वाले के साथ कोस थीटा आएगा और हमेशा वाई डायरेक्शन के लिए साइन थीटा। नहीं, जो थीटा हमारा एंगल गिवन है, ठीक है बेटा, जहाँ भी थीटा जिससे अटैच है वो कोस थीटा, और जो थीटा 90 पे है
वो साइन थीटा। आपको ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कैसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। ये दोनों ही इक्वेशन मेन है, इनको लिख के ही हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम देखते हैं बेटा, हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वेशन 1 2 डाल दिया। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्केयर करेंगे और सम कर देंगे। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई साइड, राइट हैंड साइड ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। ए स्केयर कॉमन है, कॉमन बाहर ले लिया। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या है, ए स्केयर। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सचेंज कर दी, बस ए स्केयर इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। अब क्या करेंगे बेटा, स्केयर है, मुझे तो ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ए स्केयर तो नहीं होता, कितना होता है ए, तो स्केयर हटाने के लिए क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड। इस साइड स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का अंडर द रूट। ये किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी कंपोनेंट गिवन है उनका स्केयर करके ऐड करना है। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट होता ए जेड, तो क्या आ जाता प्लस ए जेड स्केयर और उसका अंडर द रूट साथ में आता, ठीक है। 3 के लिए भी 2 के लिए भी यही सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या थी, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, 1 क्या थी, ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, डिवाइड कर दिया हमने ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनता है, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा क्या आ गया, ए वाई अपॉन ए एक्स। ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन कौन दिखाता है, एंगल से ही तो हमें डायरेक्शन पता चलती है। तो क्या मैं इससे नहीं निकाल सकती थीटा, थीटा क्या हो जाएगा मेरा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे, बाहर क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। डायरेक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेम रूल है, सभी पे लगेगा। नेक्स्ट है बेटा मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन के कुछ रूल पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी 3 वेक्टर, कितने वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर्स, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती है। तो कोई भी 3 साइड्स हो हमारे पास, तो 2 साइड दिखाएंगे उसके पार्ट और तीसरी साइड उसको रिजल्टेंट, यानी कि स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then the resultant r will be given by the remaining third side of given triangle but in opposite order। यानी कि ट्रायंगल की 2 साइड सेम ऑर्डर में होंगी, वो उसके कंपोनेंट होंगे, और जो तीसरी साइड, जो थर्ड साइड बचेगी, वो अपोजिट ऑर्डर में है अगर, तो वो किसको दिखा रही है, रिजल्टेंट को। अगर अपोजिट ऑर्डर नहीं है तो उनमें से रिजल्टेंट नहीं होगा, वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ट्रायंगल लॉ तभी फॉलो करता है जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड सेम ऑर्डर में हो और एक साइड अपोजिट हो। वो कोई भी हो सकती है कि तीनों में से कोई भी साइड अपोजिट हो। हम देखते हैं, मैंने लिख लिया वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। आर जनरली रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वैसे आर की जगह हम कोई भी ए बी सी भी लिख सकते हैं। आर क्या था, ए प्लस बी, या फिर मैं लिखूँ ए प्लस माइनस बी। बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो देखो बेटा, ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये आर है, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं बना रही, और ए और बी का ऑर्डर देखो सेम है, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट। देखो ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे गया, अब ऐसे जानी चाहिए थी थर्ड साइड, लेकिन ये तो ऐसे जा रही है। तो देखो ये तो सेम ऑर्डर में है, तो हमें पता चल गया रिजल्टेंट कौन सा, आर है, ठीक है। अगर आर की जगह कैपिटल ए भी होता तो पता चल जाता, जो अपोजिट साइड है वही क्या है, रिजल्टेंट है। और याद करने का तरीका क्या होता है, जिसकी टेल से टेल कौन साइड कर रही हो, हेड से हेड कौन साइड कर रहा हो। देखो रिजल्टेंट का दूसरे वेक्टर के हेड से हेड, पहले वेक्टर के टेल से टेल। रिजल्टेंट वो होता है जिसकी एक वेक्टर से टेल कौन साइड करे, दूसरे वेक्टर के हेड से हेड और टेल से टेल कौन साइड करे, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। तो हम इसको बोलते हैं आर ए प्लस बी। अब इसी को देखो, बी को अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ए को सेम डायरेक्शन में, तो देखो इसका ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया, नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर है तो क्या बन गया, रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए माइनस बी, और ए प्लस माइनस बी भी बोल सकती हूँ मैं। नेक्स्ट देखें,
मान लिया पी क्यू दे रखा है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये पी क्यू आर तीनों ट्रायंगल की साइड है। ठीक है बेटा, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। अब आप ये मत सोचना ये आर लिख रखा था इसलिए ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इसलिए है कि ये अपोजिट ऑर्डर में था ना कि आर। ठीक है, रिजल्टेंट को तो हम किसी से भी दिखा सकते हैं ना, सिंबल कोई भी हो सकता है। तो देखो पी और क्यू सेम ऑर्डर में है, आर अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट, जो सेम ऑर्डर में है वो बाकी के दो कंपोनेंट। ठीक है, अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक ट्रायंगल बना देंगे और उसमें आर मेंशन ही नहीं होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि उस ट्रायंगल में कौन सी साइड उसके रिजल्टेंट को दिखा रही है, तो कैसे पता चलेगा, जो अपोजिट ऑर्डर में। देखते हैं एक एग्जांपल, देखो ए बी सी। अब आप सोचोगे सी होना चाहिए क्योंकि लास्ट में तो सी आता है, लेकिन हम ऑर्डर देखेंगे। देखो ए का ऑर्डर, फिर सी का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, तो ये दोनों अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में कौन सी, ए और सी, तो ए और सी कंपोनेंट और बी क्या हो गया उनका रिजल्टेंट, तो वेक्टर बी इक्वल टू ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि बी अपोजिट ऑर्डर में था और ए और सी सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर वाला होता है। दूसरा याद करने का तरीका क्या बताया था, एक रिजल्टेंट जो भी साइड होगी, एक पहले वेक्टर से टेल कोइंसाइड करेगी, दूसरे के हेड से हेड, जिसका हेड से हेड कोइंसाइड करे, टेल से टेल कोइंसाइड करे, वो कौन सा होता है, रिजल्टेंट। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। आप ऐसे भी किसी भी ट्रायंगल से पहचान सकते हैं, आसान है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ है, नाम से पता चल रहा है। अब डायग्राम जो बनेगा उसमें क्या दिखाई देगी आपको, पैरेललोग्राम। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव रिजल्टेंट। अगर दो को इनिशियल वेक्टर, डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या है आपके पास, दो को इनिशियल वेक्टर हैं, वो टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम दिखा रहे हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, रिजल्ट। डायग्राम से देख लेते हैं बेटा। मेरा ये वेक्टर ए था, ये बी था, इन्हीं को इनिशियल एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लिया एंगल कौन सा था, थीटा, तो ये भी देखो सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसका डायगोनल इस ऐसे कर दिया, ये डायगोनल क्या हो गया, आर, तो ये डायगोनल ही मेरा क्या देगा बेटा, रिजल्टेंट। तो मैं क्या इसको मान लिया इन दोनों के बीच में, दो जो गिवन थे उनके बीच में एंगल क्या था, थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, और उसका अंडर द रूट। एंगल का भी यूज होगा, कोस थीटा आएगा। अब देखो थीटा एंगल है दो गिवन वेक्टर के बीच में जो कोइनिशियल थे, और अल्फा एंगल डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए करते हैं टेंजेंट अल्फा। अल्फा किसके बीच में है, रिजल्टेंट और जो एक वेक्टर था उसके बीच में है। अल्फा किसके बीच में, रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा डायरेक्शन के लिए कैसे हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। डेरिवेशन कराते हैं, देखते हैं हम कैसे आएगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं उससे पहले। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम कैसे पता चलेगा आपको, कब ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला लगाना है और कब पैरेललोग्राम। अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सिर्फ इस पोर्शन को देखूं तो ये क्या दिखा रहा है, एक ट्रायंगल ही तो है। तो पैरेललोग्राम डायगोनल का काम क्या होता है, डायगोनल का काम पैरेललोग्राम को दो इक्वल भागों में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये बी है तो ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बी, और अब मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ए और बी को। ऐसे तो मैं ऐड नहीं कर सकती थी बेटा, ऐसे तो ट्रायंगल बना देती, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं थे, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट। तो मेरे पास यही डिफरेंस होता है। ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं व्हेन टू गिवन वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। पैरेललोग्राम यूज करते हैं हम व्हेन टू गिवन वेक्टर्स आर नॉट इन सेम। अगर अपोजिट ऑर्डर है तो पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा, सेम ऑर्डर है तो ट्रायंगल लॉ। अब डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम। हमने एक पैरेललोग्राम बना ली, ए और बी जिसकी दो गिवन थी साइड, ये इसका डायगोनल क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट। देखो अगर मैं इस साइड पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये कितने का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। मैंने इसका नेम लिख दिया
नेम आपके एनसीईआरटी वाले ही रखे हैं, ठीक है, बाकी कुछ भी रख सकते हैं आप नेमिंग। OPNSQ, तो मेरे पास OPSQ तो पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ OSN, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल अल्फा है। एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाती मेरे पास? बनाती है ऑब्वियसली, तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा के हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब देखो, ये वेक्टर ए है तो इसके सामने वाली साइड भी ए होगी, ये वेक्टर बी है तो सामने वाली साइड भी बी होगी। क्यों होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इक्वल एंड अपोजिट साइड, ठीक है, जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है और अपोजिट होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं वेक्टर आर लिखूं तो ए प्लस बी तो है ही वेक्टर, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग निकालते हैं, देखते हैं बेटा। अब देखो, सिर्फ ये साइड है बी, ठीक है, इसके साथ एंगल ए साइड के साथ कौन सा बना रही है? थीटा बना रही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? सिर्फ इस साइड को देखो, ये वेक्टर है ना बी, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे, ये साइड को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, इधर वाले अलग से उठा के रख दी हमने। देखो, ये वेक्टर बी था, इस साइड के साथ एंगल कितना बना रहा था? थीटा। तो बताया था जो थीटा से अटैच होती है वो कौन सी साइड हो जाती है? बी कोस थीटा। और जो अगर यहाँ से एंगल देखूँ तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री पे होता है वो कौन सी साइड होती है? बी साइड। अब ये इसके एक सामने है तो ये भी सिमिलर कितनी हो जाएगी? बी साइन थीटा। यही है मेरा यहाँ पे, ये पी एन क्या बन गया? बी कोस थीटा। और इस ट्रायंगल में जो एस एन था ये मुझे नहीं पता था, क्या बन गया? बी साइन थीटा। तो अब मेरे पास ये पूरी ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड मुझे पता चल गई। आर मुझे ये निकालना है, ये साइड पता चल गई, ए प्लस क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा, और ये साइड क्या है? बी साइन थीटा। अब देखो, हमने ट्रायंगल ले ली ओ एस एन, क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ एस स्क्वायर, बेस क्या है? ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या? एस एन का स्क्वायर। ओ एन क्या मैं इसको नहीं लिख सकती? ओ पी प्लस पी एन। लिख दिया बेटा मैंने, ओ पी प्लस पी एन प्लस क्या है? एस एन का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू पुट करती हूँ, ए, पी एन क्या है? बी कोस थीटा, एस एन क्या है मेरे पास? बी साइन थीटा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना आता है सभी को? क्या आ गया मेरे पास? ए स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट इंटू सेकेंड कंपोनेंट, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा। क्या बन गया? 2ab कोस थीटा, प्लस इसका पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला कैसे खोला मैंने? होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट इंटू सेकेंड कंपोनेंट। फिर से देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये दोनों 2 इंटू ए बी कोस थीटा, ये एच टी आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा, क्या बी स्क्वायर कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म में? हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा एच टी। क्या आपको ये नहीं पता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है? 1 होता है। वैल्यू पुट करेंगे, 1 की वैल्यू 1 इंटू बी स्क्वायर क्या रहेगा मेरे पास? बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया? आर स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मुझे आर स्क्वायर तो नहीं निकालना था, क्या निकालना था? आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका अंडर द रूट आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? इसका अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? अंडर रूट। ये किसको दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो देखो, अगर बीच में थीटा एंगल गिवन है तो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। थीटा किसके लिए आया है? क्योंकि दोनों के बीच में गिवन था, और ये ए बी किसको दिखा रहे थे? पैरेललोग्राम की साइड को। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकती हूँ? डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से निकालते हैं, टेंजेंट अल्फा एस एन अपॉन ओ एन। कहाँ से आया एस एन अपॉन ओ एन? मेरे पास ये ट्रायंगल थी बेटा, कौन सी ट्रायंगल है ये मेरे पास? ओ एस एन। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं, एस एन क्या है? परपेंडिकुलर। ओ एन क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है मेरे पास? टेंजेंट, ठीक है। आपने पढ़े हो गए ऐसे रूल पढ़े हैं आपने, जो भारत पाकिस्तान करके होता है, आपको याद होने चाहिए। हम
ट्रायंगल की तीनों साइडों से साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा तीनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल अल्फा ले रखा तो अल्फा निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरा टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा मेरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास एस एन, बेस क्या ओ पी प्लस पी एन, ओ एन को तोड़ लिया हमने दो भागों में, वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे पास सब। टेंजेंट अल्फा क्या आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओ पी की वैल्यू क्या है ए, पी एन की वैल्यू क्या है बी कोस थीटा, आ गया। अब देखो टेंजेंट अल्फा कैसे लिखा मैंने, बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी आपको बता देते हैं करके। और यहाँ से अल्फा निकालना हो तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। सेम फॉर्मूला रहेगा सबके लिए। ये बेटा जल्दी जल्दी बता देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। स्मॉल नाम ले लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। इसका ये परपेंडिकुलर है, बी बेस है, एच हाइपोटेनस है। तो सबको पाइथागोरस पर में आता है। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा निकालने का तरीका है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो थीटा ले लेंगे, अल्फा होगा तो अल्फा ले लेंगे। पहले अगले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसमें क्या था अल्फा था तो अल्फा आ जाता, यहाँ थीटा लेके कर देते हैं, ठीक। निकालने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बस याद करने की आपकी ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस क्या आ जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आ जाएगा कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा टेन थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हैं। साइन थीटा क्या आ गया यहाँ से पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या आ गया बी अपॉन एच, टेन थीटा क्या आ गया पी अपॉन बी। और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये दोनों साइड लिख ली। टेन थीटा आपको पता है क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। डिवाइड करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा पी अपॉन बी। यहाँ से डायरेक्ट भी लिखेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, ठीक है बेटा। पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनस है, बी बेस है। बस ट्रिक क्या थी आपकी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएंगे, एक ट्रायंगल का सिंबल बना होगा छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में आप फिर से पूछ सकते हैं। गुड लक बेटा।